राजस्थान का एक राजपूत नेता दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से भिड़ लेता है और नाराज होकर जयपुर आ जाता है। वह अपने एक दोस्त राजनेता से बिना अनुमति लिए उसके घर राजपूत नेताओं की बैठक बुला लेता है। लोग जुटने लगते हैं तो उस घर के मालिक को हैरानी होती है। वह दोस्त राजनेता से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसमें भी वह अपनी बड़ी लाइन खींच लेता है। भीतर राजपूत नेताओं की बैठक चल रही थी और घर का वह मालिक राजनेता बाहर मीडिया से कहता है, बैठक मैंने नहीं बुलाई, मैं जाति या जातिवाद की राजनीति नहीं करता, लेकिन दोस्त ने बैठक बुलवाई तो उसका मान कैसे नहीं रखता, यह घर उसका भी तो है। यह राजनेता कोई और नहीं, भैरव सिंह शेखावत थे, जिनका वह घर था और उस घर में बैठक बुलाने वाले राजनेता थे जसवंत सिंह। तो आज बात उस अनूठे नेता भैरव सिंह शेखावत की। शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उपराष्ट्रपति तो वे रहे ही थे। वे आखिरी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा में बैठते थे और प्रभावी तरीकों से मुद्दों को उठाते थे। आधुनिकतावादी सोच के सुयोग्य प्रतिनिधि रहे भैरव सिंह शेखावत की छवि नभस्पर्शी थी। मोहनलाल सुखाड़िया बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने लंबे समय तक राजस्थान में शासन किया था, लेकिन वह उस कांग्रेस का समय था जो गांधी नेहरू जैसे नेताओं की संचित निधि से चल रही थी। सुखाड़िया के समय तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ताप और प्रताप भी चरम पर था, लेकिन शेखावत ने अपने खून पसीने और राजनीतिक सूझबूझ से न केवल भारतीय जनता पार्टी का शिल्प तैयार किया था, सुयोग्य नेताओं से मुकाबला करके अपने आप को भी उन्होंने प्रतिस्थापित किया था। भारतीय जनसंघ के निर्माण में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। भैरव सिंह शेखावत जैसे असाधारण नेता और अजात शत्रु व्यक्तित्व की सार्वजनिक भूमिका राजस्थान के सामाजिक आर्थिक रूपांतरण की दीर्घ कथा से गुथी हुई है। भाजपा जैसी प्रतिगामी मूल्यों वाली पार्टी में रहकर भी वे प्रगतिशील मूल्यों के वाहक बने रहे। देश में सबसे पहले नेता वही थे जिन्होंने बार बार कहा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। एक बार उन्होंने बताया था कि मैंने जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया तो पूरे राजपूत समाज में सनसनी फैल गई। ऐसे विरोध करने वाला मैं अकेला ही राजपूत नेता था। मैं बता नहीं सकता कि उस समय जागीरदारी प्रथा के विरोध में खड़े होना राजपूत समाज के कितने बड़े कोप का भाजन बनना था। शेखावत ऐसे अकेले राजपूत नेता थे जिन्होंने प्रिवी पर्स का विरोध किया था। प्रिवी पर्स बंद होने के बाद राजघरानों को जो पैसा दिया जाता था उस पर उन्होंने जो कहा वह एक नज़ीर है। आप लोग सिर्फ एक दस्तखत करने के लाखों रुपए ले लेते हो, और स्वाभिमानी पूर्व राजघरानों ने शेखावत के उस तंज के बाद वह राशि बहुत सहजता से छोड़ दी। उन्होंने एक बार बताया था कि मुझे जो उचित लगा मैंने सदैव निर्भीकता से किया। मुझे बहुत लोगों ने यह समझाया और चेताया था कि समाज से मत टकराओ, तुम्हारा राजनैतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। शेखावत साहब का कहना था कि सर्वोदय को लेकर हमारे यहाँ बहुत अड़चनें थी, तो मैं सर्वोदय की जगह एक नया शब्द अंत्योदय लेकर आया और मैंने 2 अक्टूबर 1977 को गांधी जयंती पर अंत्योदय योजना की राजस्थान में अनूठी शुरुआत की। उन्होंने यह योजना इतनी अच्छी तरह ज़मीन पर उतारी कि इसकी तारीफ़ें वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों और इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिकाओं में हुई ही। बीबीसी के एशिया प्रभारी मार्क टूली ने तो इस पर एक चर्चित ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की। वे राजस्थान के इलाकों में दूर दराज स्थानों पर गए और बहुत कुछ उस योजना के बारे में लिखा कि अंत्योदय योजना अगर पूरे देश में शुरू की जाए तो जो इस समाज का वंचित तबका है वह कितना लाभान्वित हो सकता है। ये 1987 के दीपावली के आसपास के दिन थे।
राजस्थान का रूप कंवर सती प्रकरण इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ था। सती के चुनरी महोत्सव के समर्थन में राजपूत समाज के लोग जयपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रहे थे। लेकिन शेखावत ने कहा, सती प्रथा गलत है, स्त्री विरोधी है, अमान्य है, मैं इसका विरोध करता हूँ। बहुत तर्क वितर्क हुआ तो वे बोले, मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मैं 8 साल का था, उस समय मेरी माँ सती हो जाती तो मैं क्या करता, क्या मैं आज जैसा बन पाता। इसलिए किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे सती होने के बजाय जीवन संघर्ष में उतरना चाहिए। उन्होंने अतीत के कई ऐसे उदाहरण दिए जब भारतीय स्त्रियों और विशेषकर क्षत्रिय स्त्रियों ने ऐसे काम किए जो पुरुष कभी सोच भी नहीं पा सकते थे। ऐसे अनेक मौके आए जब उन्होंने जातिवादियों और धर्मांधतावादियों का खुला विरोध किया। भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के प्रति उनकी आस्था उल्लेखनीय थी। और कमाल देखिए कि जातिवादियों और धार्मिक कट्टरवादियों का खुला विरोध करके भी वे चुनाव जीतते रहे। वे कभी कोई चुनाव इस तरह से जातिवादी विरोधियों और धर्मांधतावादियों के विरोध के कारण नहीं हारे। सती प्रकरण में मुंबई से प्रगतिशील महिला पत्रकारों का एक दल जयपुर आया तो शेखावत से मिलना तय हुआ। वे तय समय पर नहीं आईं। शेखावत निकले तो वे पहुंची और देरी का कारण यह बताया कि बिल्ली रास्ता काट गई थी तो हम लोग रुक गए थे। इस पर शेखावत ने उनके इस अंधविश्वास और उनकी प्रगतिशीलता पर बहुत सवालिया निशान लगाए और कहा कि इस युग की स्त्रियों से तो पुराने ज़माने का मैं राजस्थानी अधिक प्रगतिशील हूँ, जो इस तरह के अंधविश्वासों पर कोई विश्वास नहीं करता। और अब मैं आपको वह हैरानीजनक बात बताने जा रहा हूँ जिस पर आप शायद ही विश्वास करें। वे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुख्यमंत्री का सरकारी आवास सबसे पहले रोज़ा इफ्तार के लिए 1978 में खोला और पूरे प्रदेश के मुस्लिम प्रतिनिधियों को बुलवाया। मुख्यमंत्री के आवास में न केवल रोज़ा इफ्तार हुआ, नमाज तक अदा हुई। आप अब शायद इस बात पर भी भरोसा नहीं करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जयपुर की जामा मस्जिद 70 के दशक में एक फसाद के बाद बंद कर दी गई थी और यह कई वर्षों तक नहीं खुली। कांग्रेस के नेता बरकतुल्ला खां भी 1971 से 1973 तक मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन यह मस्जिद खुली 1977 में जब शेखावत मुख्यमंत्री बने। कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनका कहना था कि इबादत गाह से क्या बैर, बैर करो तो बुराई से करो। जोधपुर में सोजती गेट के पास बाजार तकिया चांद शाह का एक पुराना विवाद था। इस जगह पर यूआईटी का भी दावा था और वक्फ का भी दावा था। मामला शेखावत साहब तक पहुंचा तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपने स्वायत्त शासन मंत्री भंवरलाल शर्मा और वक्फ मंत्री महबूब अली को भेजा और दोनों मंत्रियों की रिपोर्ट के आधार पर यह जगह वक्फ को सौंप दी। यह आज के उन राजनीतिक दलों के लिए बड़ी प्रेरक नज़ीर है जो लोग धर्मांधतावादी कट्टर लोगों के आगे शरणागत होकर अपने राजनीतिक संस्कारों को भूल जाते हैं। आज बहुत से कट्टरतावादियों की आंखों में अजमेर शरीफ दरगाह चुभती है, लेकिन शेखावत पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अजमेर दरगाह के आसपास सौंदर्यकरण का सबसे बड़ा काम करवाया था। राजस्थान में गांधीवादी कहलाने वाले और गांधी जी की बातें करने वाले नेता बेशुमार हुए हैं, लेकिन शेखावत सीएम बने तो उन्होंने शराबबंदी लागू की और जब अफसरों ने कहा कि राजस्थान की इकोनॉमी का बड़ा आधार यही रेवेन्यू है तो उन्होंने कहा कि क्या राजस्थान के गरीबों का खून चूसकर आप अर्थव्यवस्था को चलाओगे। मुझे एक पुराने ऑफिसर ने किस्सा सुनाया था कि राजस्थान में जब फ्री मेडिसिन की योजना आकार ले रही थी तो शेखावत साहब के आखिरी दिन थे तो उनका तर्क था कि पहले गली गली शराब के ठेके खोलकर राज्य के निर्धन लोगों को बीमार करो और फिर उस शराब से रेवेन्यू कमाकर उन्हीं लोगों को मुफ्त दवा दो। यह कुछ समझ नहीं आता।
इसलिए लोगों को बीमार करने वाली शराब को पहले बंद करना चाहिए और फिर फ्री मेडिसिन जैसी कल्याणकारी योजना को आकार देना चाहिए। साल 1992 के बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि वह देश के लिए कैसा समय था। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य जब अयोध्या कार सेवा के लिए जाने लगे तो उन्होंने इस्तीफा देने पर ही उन भाजपा नेताओं को जाने दिया। शेखावत ने चेतावनी दे दी थी कि बिना इस्तीफा दिए कार सेवा में जाएंगे तो मैं बर्खास्त कर दूंगा। राजस्थान की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कांग्रेस विरोधी सरकारें बनाने का मौका आया तो वे जयपुर के सिटी पैलेस में महारानी गायत्री देवी से मिलने नहीं गए, जबकि कई समाजवादी नेता राजतंत्र की उस महियसी को न केवल नमन करने गए, अपने समाजवादी मूल्यों की टोपी उतारकर महारानी साहिबा के दिए पैसों से दिल्ली तक राजनीतिक गतिविधियां भी करके आए और आकर उन्हें बचा हुआ पैसा लौटाकर अपने ईमानदार होने का परिचय भी दिया। महारानी गायत्री देवी के साथ शेखावत का द्वंद्व हमेशा ही रहा और वे कभी राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए राजमहल में नहीं गए। यह अकेले शेखावत ही थे जिन्होंने 36 दलों को आत्मसात करके भारतीय जनता पार्टी को आज की हालत में खड़ा किया था। उन्होंने कभी सपने में भी हिंदू मुसलमान या जाट राजपूत नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैलाश मेघवाल जैसे समाजवादी और वामपंथी रुझान वाले दिग्गज प्रतिभाशाली को उन्होंने आजीवन अपने साथ निर्णायक नेता के तौर पर रखा और कैलाश मेघवाल भाजपा के एक बड़े नेता के तौर पर तैयार हुए। शेखावत आम लोगों के नेता थे, जननायक थे। वे जब मुख्यमंत्री थे तो प्रायः पत्रकारों के बीच आकर बैठ जाया करते थे। मीडिया और पत्रकारों से उनकी कभी दूरी नहीं रही। वे सीपीएम और सीटू के वयोवृद्ध नेता की भूख हड़ताल पर भी द्रवित हो जाते थे और अपने मंत्री को भेजकर उसे मनवाने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी किसी हड़ताली या आंदोलनकारी को देशद्रोही कहने की नहीं सोची। मैंने खुद देखा कि कॉमरेड योगेंद्र हांडा ने 1993 के विधानसभा चुनाव में उन पर चुनाव सभाओं में बहुत तीखे आरोप लगाए और हृदयहीन प्रश्नों की बौछार की थी। लेकिन एक दिन चुनाव प्रचार के दौरान दोनों आमने सामने हुए तो उन्होंने कॉमरेड हांडा को रोककर हालचाल पूछे और कहा कि चुनाव के बाद ज़रूर मिलते हैं। न कोई गिला और न शिकवा। वे अच्छे कामों की तारीफ करते थे, भले वह काम किसी भी दल की सरकार ने किया हो। वे आपातकाल के विरोधी थे। पूरे समय आपातकाल के दौरान वे जेल में रहे, लेकिन संजय गांधी के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के वे बड़े खुले प्रशंसक थे। उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मुक्त कंठ से तारीफें की जब उन्होंने राजस्थान के भ्रष्ट मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक को हटा दिया। वे लोगों और सामाजिक वर्गों की समस्याओं को सुनकर उनका हल निकालने में विश्वास करते थे। उनका विश्वास राजनीतिक मूल्यों में था। हरियाणा में जिस समय भजन लाल रातों रात कांग्रेस में जाकर सत्तासीन हो गए थे, उसी समय ऐसा ही ऑफर भैरव सिंह शेखावत के सामने भी था, लेकिन उन्होंने उसे हृदयहीनता से ठुकरा दिया और कहा कि वे अपने जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं करेंगे और उनकी पार्टी की एक राजनीतिक विचारधारा है और वे अपनी पार्टी को कभी दगा नहीं देंगे। एक रात दिल्ली में उनके सरकारी आवास में पानी भर गया था। यह उस समय की बात है जब वे उपराष्ट्रपति रह चुके थे। यह पता ही नहीं चल रहा था कि पानी आया कहाँ से है। वे पूरा बेहाल घर दिखा रहे थे, गलीचे भीग चुके थे, बहुमूल्य पुस्तकें गल गई थीं। मैंने मजाक किया, आपके घर की हालत तो राजनीति जैसी हो गई है। वे अचानक गंभीर हुए और बोले, राजनीति जीवन के ऊंचे आदर्शों की ओर आकर्षित नहीं होगी तो वह बहुत नीचे गिर जाएगी, लेकिन अभी देखते जाओ यह और कितना गिरेगी और कितना संकीर्ण होगी। तुम देखना कि हमारे कुरूप राजनेता वे सारे आईने तोड़ देंगे जो उन्हें कुरूप दिखाते हैं। अपने विरोधियों के प्रति इज्जत और सम्मान रखना क्या होता है, यह उन्हीं से सीखा जा सकता है।
जिस दिन उनकी इकलौती बेटी का विवाह हो रहा था और उनका घर पूरी तरह सजा हुआ था, तो उसी दिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का निधन हो गया। उन्होंने अपने आवास की सारी लाइटिंग तत्काल उतरवा दी और सामान्य रोशनी में बेटी का विवाह किया। एक बार सुखाड़िया साहब की पत्नी इंदुबाला सुखाड़िया उनसे मिलने जयपुर आईं और समय मांगा तो वे खुद उनसे मिलने वहां चले गए जहां वे ठहरी थीं। ऐसे ही वे कई बार पुराने कवियों या शायरों से मिलने चले जाया करते थे। एक बार नंद चतुर्वेदी ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे उन्हें दिखे तो वे उनसे मिलने के लिए उनके कंपार्टमेंट में चले गए। यहीं हमें विनोद कुमार शुक्ल की वह कविता याद आती है जो एक तरह का लोकगीत बन गई है। जो मेरे घर कभी नहीं जाएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों और लोगों से मिलने गांव गांव, जंगल जंगल जाऊंगा। जो लगातार काम में नहीं लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलूंगा और मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। तो ऐसे थे हमारे राजनेता भैरव सिंह शेखावत। उनको नमन, प्रणाम, जय हिंद।